नमस्कार विद्यार्थियों। आइए हम शुरू करते हैं संज्ञानात्मक विकास पार्ट 2। हमने अध्याय 5 में संज्ञानात्मक विकास पार्ट 1 का अध्ययन किया था इसके पहले। अब हम संज्ञानात्मक विकास पार्ट 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके लिए तैयार हैं। प्रश्न नंबर 31, विशिष्ट बालकों में प्रायः कितनी श्रेणी या विशिष्ट बालकों को प्रायः कितनी श्रेणी या भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो विशिष्ट बालकों को यदि श्रेणियों में बांटा जाए तो 4 श्रेणी में बांटा जा सकता है। ऑप्शन ए 4 बिल्कुल सही है, क्योंकि विशिष्ट बालकों की जो श्रेणी होती है तो औसत नहीं, विशिष्ट बालकों की जो श्रेणी होती है, विशिष्ट बालकों में शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, मानसिक रूप से विशिष्ट बालक और सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक और समस्यात्मक बालक, ये 4 श्रेणियां विशिष्ट बालकों की पाई जाती हैं। तो जो शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं उसमें हैंडीकैप्ड आते हैं सभी प्रकार के, और मानसिक रूप से विशिष्ट बालक आते हैं उसमें प्रतिभाशाली से लेकर मंदबुद्धि तक के विशिष्ट बालक आते हैं। और जो सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं तो समाज में उनके स्थान और समाज के द्वारा किए गए, समाज के लिए किए गए कार्यों के आधार पर बांटा जाता है। और समस्यात्मक बालक जो होते हैं वो कक्षा से लेकर समाज तक समस्या जो उत्पन्न करते हैं, चाहे वो चोरी करने वाले बालक हों, चाहे अपराधी बालक हों, इस प्रकार के बालक आते हैं। यहाँ पर विशिष्ट बालकों की जो श्रेणी है 4 श्रेणी में बांटा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 32, निम्न में से सामान्य बालकों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? ऑप्शन ए अच्छी शारीरिक बनावट, बी 90 से 110 बुद्धि लब्धि, डी विद्यालय परिवार एवं समाज में अच्छा समायोजन, डी उपर्युक्त सभी। जो सामान्य बालकों की विशेषताएं होती हैं वह अच्छी शारीरिक बनावट भी उनकी होती है और 90 से 110 तक बुद्धि लब्धि भी होती है। परिवार और विद्यालय में उनका समायोजन भी अच्छा माना जाता है। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सही बिल्कुल सही है। प्रश्न 31, जब हम किसी को विशिष्ट कहकर वर्णित करते हैं तब हम व्यक्ति को औसत या सामान्य लोगों जिन्हें हम एक या अधिक लक्षणों के संबंध में जानते हैं उससे अलग रखते हैं। यह परिभाषा प्रस्तुत की है। ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो ने, बी वालेंस वालिन ने, सी सच वाट्स ने, डी हरलाक ने। तो विशिष्ट जब बालक को हम या किसी व्यक्ति को हम विशिष्ट कहकर वर्णित करते हैं तो उसे औसत या सामान्य लोगों से हम एक या अधिक लक्षणों के संबंध में अलग रखते हैं। ये परिभाषा जो प्रस्तुत की है वह क्रो एंड क्रो ने की है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 34, निम्नलिखित में से विकलांगता के कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं? ऑप्शन ए जन्मजात अनियमितता, बी दुर्घटना, सी बीमारी, डी उपर्युक्त सभी। तो जो विकलांगता के लिए उत्तरदायी कारण हैं वो ये सभी हैं। जन्मजात अनियमितता से भी विकलांगता होती है, दुर्घटना से भी विकलांगता हो जाती है और बीमारी से भी विकलांगता होने का खतरा रहता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 35, एक व्यक्ति या बालक जिसमें से कोई इस प्रकार का शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, उसको हम विकलांग व्यक्ति या बालक कह सकते हैं। यह परिभाषा प्रस्तुत की है। ऑप्शन ए स्किनर ने, बी क्रो एंड क्रो ने, सी हरलाक ने, डी टर्मैन एंड ओडम ने। तो व्यक्ति के शारीरिक दोष से संबंधित और सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकने से संबंधित शारीरिक दोष का जो विवरण दिया है वह स्किनर ने दिया है। उन्होंने कहा है कि वह शारीरिक दोष जो किसी कार्य को करने और उसको सीमित रखने के लिए कार्य करता है और उसको विकलांग बालक हम कह सकते हैं। तो ये परिभाषा जो दी है वो स्किनर ने दी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 36, मंदबुद्धि बालक का वही स्वरूप होना चाहिए। ऑप्शन ए जो प्रतिभाशाली बालक का होता है,
बी जो विकलांग बालक का होता है, सी जो वंचित बालक का होता है, डी जो पिछड़े बालक का होता है। तो यहाँ पर कहा गया है मंदबुद्धि बालक का वही स्वरूप होना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो पिछड़े बालक का होता है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मंदबुद्धि बालक होता है वो किसी न किसी क्षेत्र में पिछड़ जाता है और अधिकतर वह ज़्यादातर क्षेत्रों में पिछड़ जाता है। प्रश्न 37, स्किनर ने मंदबुद्धि बालकों को निम्न में से किन नामों से पुकारा है? ऑप्शन ए अल्प बुद्धि बालक, बी मूढ़ बालक, सी धीमी गति से सीखने वाले बालक, डी उपयुक्त सभी। तो स्किनर ने जो मंदबुद्धि बालकों को नाम दिया है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। प्रश्न 38, निम्न में से विशिष्ट बालकों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? ऑप्शन ए शारीरिक रूप से प्रायः अस्वस्थ, बी परिवार विद्यालय एवं समाज में अच्छे समायोजन का अभाव, सी प्रायः अंतर्मुखी प्रवृत्ति का होना, डी उपर्युक्त सभी। तो जो विशिष्ट बालक की विशेषताएं होती हैं यह सभी होती हैं, क्योंकि विशिष्ट बालक जो होता है हमने पहले ही बताया कि जो 4 प्रकार का विशिष्ट बालक होता है तो अलग अलग तरीके से किस प्रकार से बांट सकते हैं। तो इसमें जो दिया है शारीरिक रूप से अस्वस्थ बालक भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आता है, और परिवार तथा विद्यालय और समाज में अच्छे समायोजन का अभाव अर्थात सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक जो होता है वो इसमें पाया जाता है। और जो प्रायः अंतर्मुखी प्रवृत्ति का बालक होता है, ज़्यादा वो किसी से बात नहीं करता, किसी से मिलना नहीं चाहता, इस प्रकार का बालक भी विशिष्ट बालक माना जाता है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सही बिल्कुल सही है। प्रश्न 39, विकलांग बालक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 5 प्रकार के, बी 7 प्रकार के, सी 8 प्रकार के, डी 10 प्रकार के। यदि सरकारी विशिष्ट श्रेणी के आधार पर देखा जाए या सरकारी मानदंडों के आधार पर देखा जाए तो अधिनियम 2014 निःशक्त जन अधिनियम 2014 के अनुसार सरकार ने विकलांग बालकों की 21 प्रकार की श्रेणियां बताई हैं, अर्थात 21 प्रकार विकलांग बालकों के बताए हैं। लेकिन ऑप्शन के आधार पर जो विकलांग बालक होते हैं मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 40, निम्न में से विकलांग बालकों की शिक्षा में किन किन विशेष बातों को सम्मिलित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए विशेष विद्यालय, बी विशेष कक्ष, सी विशेष शिक्षक, डी उपर्युक्त सभी। तो विकलांग बालकों की शिक्षा में इन सभी को सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि विशेष विद्यालय होंगे, विशेष शिक्षक होंगे और विशेष कक्ष उनको प्राप्त होंगे तो उस आधार पर वो अपने आप को ढालकर अपने आप को आगे बढ़ाने में सक्षम बन सकेंगे। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही है। लेकिन जहां हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा में सभी विद्यार्थियों को एक समान एक ही क्लास में बैठाकर पढ़ाना चाहिए, ये समावेशी शिक्षा की अवधारणा कहती है। प्रश्न 41, प्रतिभावान बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए बाल्यावस्था के, बी किशोरावस्था के, सी प्रौढ़ावस्था के, डी वृद्धावस्था के। तो जो प्रतिभावान बालक होते हैं उनमें से जो शीघ्र लक्षण दिखाई देते हैं वह दिखाई देते हैं बाल्यावस्था के। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 42, वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं? ऑप्शन ए अंधे व अपंग बालक, बी मंदबुद्धि व हकलाने वाले बालक, सी पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर बालक, डी उपर्युक्त सभी। तो वंचित वर्ग के बालकों में देखा जाए तो अंधे व अपंग बालक भी वंचित वर्ग के बालकों में आते हैं, मंदबुद्धि व हकलाने वाले बालक भी वंचित वर्ग में आते हैं, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर भी वंचित बालक में आते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 43, निम्नलिखित में से समस्यात्मक बालक कौन है? ऑप्शन ए पिछड़े बालक, बी औसत बुद्धि बालक, सी चोरी करने वाले बालक, डी प्रतिभाशाली बालक। तो यदि यहाँ पर देखा जाए समस्यात्मक बालक कौन है तो प्रमुख रूप से समस्यात्मक बालक जो इसमें है सी चोरी करने वाले बालक
समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 44, प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है। ऑप्शन ए गिरोहों में शामिल होना, बी शिक्षण विधियां, सी विषयों के चयन की समस्या, डी उपर्युक्त सभी। यहाँ पर देखा जाए तो प्रतिभाशाली बालकों की जो समस्या है वह गिरोहों में शामिल होना भी है, शिक्षण विधियां भी हैं और विषयों के चयन की समस्या भी है। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही है। क्योंकि यदि ध्यान से देखें तो गिरोहों में शामिल होना प्रतिभाशाली बालक की समस्या इसलिए है क्योंकि प्रतिभाशाली बालक किसी भी चीज़ को सीखने में आसानी से सीख लेता है और उसका समय बच जाता है। इस कारण से वह उसका दिमाग खुराफात की तरफ बढ़ने लगता है और वह विभिन्न प्रकार के गिरोहों में सम्मिलित हो जाता है। और जो शिक्षण विधियां हैं, यदि प्रतिभाशाली बालक क्योंकि अपने आप में वह तेज होता है और उसके लिए व्यवस्थित शिक्षण विधियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा नहीं किया जाता तो भी वो समस्या के अंतर्गत उसके आती है। और विषयों के चयन की जो समस्या है, प्रतिभाशाली बालक को यदि कमज़ोर विषय मिल जाते हैं, इससे स्थिति क्या होती है, प्रतिभाशाली बालक के लिए समस्या हो जाती है क्योंकि आसान विषय वो बहुत आसानी से सीख लेता है और वह उसको ज़्यादा समय उसमें नहीं देने पड़ते। प्रश्न 45, मौलिकता का गुण पाया जाता है। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालकों में, बी सृजनशील बालकों में, सी धनी परिवार के बालकों में, बी शिक्षित माता पिता के बालकों में और डी शिक्षित माता पिता के बालकों में। तो यहाँ पर मौलिकता का जो गुण पाया जाता है ऑप्शन बी सृजनशील बालकों में पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है क्योंकि जब जो बालक सृजनशील होता है वह मूल रूप से किसी भी चीज़ की रचना से संबंधित किसी भी चीज़ को बनाने से मौलिकता का ध्यान पूर्ण रूप से रखता है। प्रश्न 46, कुशाग्र अथवा प्रतिभावान बालक वे हैं जो लगातार किसी भी कार्य क्षेत्र में अपनी कार्य कुशलता का परिचय देते रहते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए पियाजे, बी टर्मन, सी वुडवर्थ, डी टेलर। तो कुशाग्र और प्रतिभावान बालक के संबंधित में जो परिभाषा प्रस्तुत करने वाले हैं वह टर्मन हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 47, बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का ... कारण नहीं है। ऑप्शन ए निर्धनता, बी अत्यधिक लाड़ प्यार, सी मनोरंजन की सुविधा, डी अनैतिक व्यवहार। यदि यहाँ पर देखा जाए तो जो बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का जो कारण है तो निर्धनता भी बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण है क्योंकि बालकों की जब विद्यालय बालक जाते हैं तो दूसरे बालकों को वह देखते हैं तो बहुत कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो धनी वर्ग से होते हैं, बहुत सारे बालक ऐसे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो उनके साथ अपना तुलना करते हैं। जब अपनी तुलना उनके साथ करते हैं तो वह चोरी करने का काम करने लगते हैं। तो इस प्रकार से समस्यात्मक व्यवहार उनके अंदर आ जाता है। और अत्यधिक लाड़ प्यार जिस बालक को मिलता है तो अत्यधिक लाड़ प्यार से कहा जाता है बालक बिगड़ जाता है। तो ये भी मनोरंजन की जो सुविधा है यह समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है क्योंकि मनोरंजन की सुविधा जो बालक को दी जाती है उससे बालक अपना मनोरंजन करके अपने मन को स्थिर और मस्तिष्क को स्थिर करने में सक्षम बनता है। ऑप्शन डी अनैतिक व्यवहार जो है वह अपने आप में समस्यात्मक व्यवहार का कारण है ही। तो ऑप्शन सी मनोरंजन की सुविधा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 48, अंधे बालकों को शिक्षण दिया जाता है अर्थात किसके द्वारा शिक्षण दिया जाता है? ऑप्शन ए दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा, बी खेल पद्धति द्वारा, सी टंकण द्वारा, बी गाने बजाने द्वारा। तो यहाँ पर जो अंधे बालकों को शिक्षण दिया जाता है वह टंकण द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यदि इसकी व्याख्या करें तो दृश्य सामग्री अंधे बालकों के लिए बिल्कुल काम नहीं करती तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा। बी खेल पद्धति की यदि हम बात करें तो खेल पद्धति से वो क्या सीखेंगे, अपने आप में वो जब देख नहीं सकते। और गाने बजाने के द्वारा उनको बिल्कुल नहीं सिखाया जा सकता। और टंकण अंधे बालकों के लिए एक प्रकार की वह पद्धति है जिससे उनको केवल सुनने का काम मिलता है, जिससे वह अपने श्रव्य साधनों द्वारा श्रव्य के द्वारा शिक्षण प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन सी टंकण द्वारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 49, प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? ऑप्शन ए बुद्धि परीक्षण द्वारा, बी अभिरुचि परीक्षण द्वारा, सी उपलब्धि परीक्षण द्वारा, डी उपर्युक्त सभी। यदि प्रतिभावान बालकों की पहचान करना है तो उनका बुद्धि परीक्षण भी करना चाहिए, उनका अभिरुचि परीक्षण भी करना चाहिए और उनकी उपलब्धि का परीक्षण भी करना चाहिए। तो इन सभी के द्वारा प्रतिभावान बालकों की पहचान की जा सकती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 50,
सीखने की धीमी गति किस वर्ग के बालक में पाई जाती है? ऑप्शन ए पिछड़े बालकों में, बी मंदबुद्धि बालकों में, सी विकलांग बालकों में, डी उपर्युक्त सभी। तो जो सीखने की जो गति पाई जाती है वह पिछड़े बालकों में ही पाई जाती है, क्योंकि जो पिछड़ा बालक होता है वो अपने आप में सीखने में धीमा होता है, इसलिए वह पिछड़ जाता है और पिछड़ता चला जाता है। और मंदबुद्धि बालक अपने आप में मंदबुद्धि होता है, उसको औसत बुद्धि में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो इनकी गति भी सीखने में धीमी होती है। ये सीख सकते हैं लेकिन धीमी गति से। और जो विकलांग बालकों में जो विशेष बालक होते हैं जैसे अंधे बालक, तो अंधे बालक को एक ही साधन द्वारा पढ़ाया जा सकता है जिसमें वो सुन सकते हैं अच्छे से, तो उनकी गति जो सीखने की होगी वह धीमी होगी। अर्थात तो ये नहीं कि वो सीख नहीं सकते, लेकिन सीखने की गति धीमी होगी। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 51, समस्यात्मक बालकों में कौन सी कमियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए चोरी करना, बी झूठ बोलना, सी क्रोध करना, डी उपर्युक्त सभी। तो समस्यात्मक बालकों में जो पाई जाने वाली कमियां हैं, तो चोरी करना भी समस्यात्मक बालकों का काम है, झूठ बोलना भी उनका काम है और क्रोध करना भी। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही है। प्रश्न 52, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंदबुद्धि बालक कहते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो का, बी स्टोप्स का, सी डगलस का, डी डाल्टन का। तो जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंदबुद्धि बालक कहते हैं, तो वह कथन दिया है क्रो एंड क्रो ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 53, सरल व रोचक शिक्षण विधियां किस प्रकार के बालकों के लिए आवश्यक हैं? ऑप्शन ए पिछड़े बालकों के लिए, बी मंदबुद्धि बालकों के लिए, सी प्रतिभाशाली बालकों के लिए, डी उपर्युक्त सभी के लिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो सरल व रोचक शिक्षण विधियां सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं पिछड़े बालकों के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे मंदबुद्धि बालकों के लिए क्यों नहीं है? मंदबुद्धि बालकों के लिए भी हमें इन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इन शिक्षण विधियों से मंदबुद्धि बालकों के लिए शिक्षण विधियां केवल पर्याप्त नहीं होती हैं, उनके लिए विशेष प्रकार की और शिक्षण विधियों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि मंदबुद्धि बालक अपने आप में सीखने में कमज़ोर होता है और पिछड़ा बालक जो होता है वह औसत से थोड़ा पिछड़ा होता है, उसको औसत में लाने में थोड़ा सा कम कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरल व रोचक शिक्षण विधियाँ जो है पिछड़े बालकों के लिए आवश्यक होती हैं। प्रश्न 54, बुद्धि लब्धि परीक्षण से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि क्या है? ऑप्शन ए 90 से 110, बी 70 से 90 तक, सी 50 से 70 तक, डी उपर्युक्त सभी। यदि यहाँ पर देखा जाए तो 90 से 110 जो है वह सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि है, और जो 70 से 90 है वह पिछड़े बालकों की है, और जो 50 से 70 है वह मंदबुद्धि बालकों की है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 55, व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने की व्यवस्था किसके लिए होनी चाहिए? ऑप्शन ए पिछड़े बालकों के लिए, बी उच्च बालकों के लिए, सी अपाहिज बालकों के लिए, डी उपर्युक्त सभी के लिए। तो यहाँ पर यदि व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने की जो बात कही जाती है वह केवल पिछड़े बालकों के लिए होनी चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अर्थात पिछड़े बालकों के लिए इसलिए होनी चाहिए कि जो बालक पिछड़ा हुआ है उन्हें अलग से अगर क्लास दी जाएगी व्यक्तिगत रूप से तो उसको औसत में लाने में आसानी हो जाएगी। प्रश्न 56, कौन से बालक सामान्य बालकों से भी बातों में श्रेष्ठ होता है? ऑप्शन ए सभी बातों में श्रेष्ठ होता है। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालक, बी अपवादात्मक बालक, सी सृजनात्मक बालक, डी चिंतनशील बालक। यदि देखा जाए जो सामान्य बालकों से सभी बातों में जो श्रेष्ठ होता है वह होता है प्रतिभाशाली बालक, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक की प्रतिभा विभिन्न क्षेत्रों से आती है, और जो सृजनात्मक बालक होता है किसी एक क्षेत्र में सृजनशील होता है, और जो अपवादात्मक बालक होता है तो अपने आप में अपवाद होता है, और सामान्य बालकों से सभी बातों में श्रेष्ठ नहीं हो सकता, किसी एक बात में अपवाद स्वरूप श्रेष्ठ हो सकता है। और चिंतनशील बालक अपनी जो चिंतन की सीमा होती है उसी के आधार में वह कार्य करता है। तो ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालक बिल्कुल सही है। प्रश्न 57, तीव्र मानसिक दुर्बलता के स्तर में बुद्धि लब्धि होगी? ऑप्शन ए 52 से 60, बी 20 से 25, सी 36 से 51, डी
60 से 70। फिर यहाँ पर देखा जाए तीव्र मानसिक दुर्बलता, जिसे हम मूड कहते हैं, तो ऑप्शन बी 20 से 25 बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 58, मंदबुद्धि बालकों के संप्रत्यय में निम्नलिखित तत्व होता है या होते हैं। ऑप्शन ए मंदगति से सीखने की मंदगति होना, बी आत्मविश्वास की कमी होना, सी ए और बी दोनों, डी शारीरिक विकलांगता। तो मंदबुद्धि बालकों में जो संप्रत्यय तत्व होते हैं वह ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि मंदबुद्धि बालकों में जो संप्रत्यय होते हैं वो सीखने की उनकी गति मंद होती है और आत्मविश्वास की बहुत उनमें कमी पाई जाती है। प्रश्न 59, शैक्षिक पिछड़ापन व मंदता का एक गंभीर कारण है। ऑप्शन ए निम्न सामान्य बुद्धि, बी मंदबुद्धि, सी तीव्र बुद्धि, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शैक्षिक पिछड़ापन व मंदता एक जो गंभीर कारण है वह है निम्न सामान्य बुद्धि, क्योंकि हमने पहले ही बताया है पिछड़ापन जो होता है वो औसत से थोड़ा कम होता है, इसलिए जिस बालक में निम्न सामान्य बुद्धि पाई जाती है वह अपने क्षेत्र में पिछड़ जाता है, और मंद बुद्धि इसका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि मंद बुद्धि तो अपने आप में सीधे मंद बुद्धि में चला जाता है, शैक्षिक रूप से बहुत पिछड़ जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 60, जिनके व्यवहार में असामान्य बात होती है या कक्षा में अनुचित समस्याएं उत्पन्न होते हैं, ऐसे बालकों को किस श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन ए विशिष्ट बालक, बी अपवादात्मक बालक, सी मंदबुद्धि बालक, डी समस्यात्मक बालक। यदि इस कथन से ही स्पष्ट है, इसमें जो कहा गया है कि ऐसे बालक जिनमें समस्यात्मक असामान्य बात होती है और कक्षा में अनुचित समस्याएं उत्पन्न करते हैं, तो अनुचित समस्याएं उत्पन्न करने वाले बालकों को समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखा जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ धन्यवाद।